आई होप आई एम ऑडिबल, राइट? ओके फाइन, ठीक है। सी आज हमारी क्लास जो है वो बेसिकली जो है वो ऑनलाइन है। ऑफलाइन यहाँ पटना में अभी सब कुछ बंद है, तो वो कंटिन्यूटी बनी रहे, इसीलिए ये प्योरली ऑनलाइन है। सो विल कम्युनिकेट। अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो ये केवल वन साइड प्रोसेस या वन वे प्रोसेस हो जाएगा, वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। एक दो बच्चों को आ जाने दो, तब मेरे ख्याल से शुरू करें। मैसेज गया होगा ना? ललकार वाले ग्रुप में बोल दो ना, क्लास स्टार्ट हो गया। वेलकम प्रिया, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। क्या चल रहा है लाइफ में? ओके, हाउ मैनी ऑफ यू हैव एन आइडिया अबाउट वैदिक एज? मेरे ख्याल से जो मेरे बच्चे हैं सबको पता होगा वैदिक एज के बारे में। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो वैदिक एज है, जो वैदिक एज है आपका, इसका टाइम पीरियड शुरू होता है 1500 बीसी से 600 बीसी तक। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वैदिक एज को हम लोग किस में डिवाइड करते हैं, या वैदिक संस्कृति को जो है हम लोग किसमें बात डिवाइड करते हैं, यानी कि वैदिक काल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व वैदिक काल। और दूसरा है आपका लेटर वैदिक एज। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अच्छा, जो ये जो टाइम पीरियड है वो है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, ईसा पूर्व तक। और जो लेटर वैदिक एज का है वो है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ये लेटर वैदिक एज है। ठीक है सर? ठीक, हाँ बिल्कुल, गर्मी बहुत है। शिशिर कुमार, सौरभ राज, क्या हालचाल बाबू शिशिर? बहुत दिन हो गया यार तुमसे मिले हुए। सौरभ राज, क्या हालचाल? गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू। ठीक है, तो ये दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए, अर्ली वैदिक एज की अगर हम लोग बात करें तो सोसाइटी ट्राइबल है। तो ट्राइबल होने के वजह से जो हायरार्की है सोसाइटी का वो है कुला। कुला के ऊपर पहला है फैमिली, फैमिली के ऊपर कुला, कुला के ऊपर आपका ग्राम, ग्राम के ऊपर विस, विस के ऊपर गण। समझे? दिस इज द हायरार्की। मतलब एक परिवार है, परिवार जिस एक ही डिसेंडेंट से हैं, तो कुला हो गया। कुला, एक गांव में दो तीन कुल के लोग होते हैं, उसको हम लोग ग्राम बोलेंगे।
और कई सारे ग्राम मिलके विस और फिर गण, तो ट्राइबल सोसाइटी है। लोग अपनी आइडेंटिटी जो है, लोग अपनी आइडेंटिटी किससे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? लोग अपनी आइडेंटिटी जो है वो बेसिकली ट्राइब से दिखा रहे हैं। ट्राइबल एफिनिटी है, ट्राइबल एफिनिटी है। लोग कह रहे हैं मैं भाई साहब जनजाति हूं, मैं इस गण से बिलोंग करता हूं। प्राइड है वो, इट इज मैटर ऑफ प्राइड। समझ में आ गया? तो ये चीज हो गया आपका ग्राम। समझ रहे हो? तो ये जो सोसाइटी है वो लार्जली क्या है? ट्राइबल है। आपने देखा होगा ट्राइब लोगों को ज्यादातर अपने जानवरों से बहुत प्यार होता है। तो ये भी सोसाइटी जो है ये जानवरों के लिए जान दे सकते हैं भाई साहब। गाय का तो इतना सिग्निफिकेंस है कि गाय के लिए एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से लड़ ले। समझ रहे हो बातों की नहीं? तो सोसाइटी मोस्टली पेस्टोरल नेचर का है। किस नेचर का है? पेस्टोरल नेचर का है। एग्रीकल्चर हो रहा है लेकिन सोसाइटी मोस्टली पेस्टोरल नेचर का है। अच्छी खासी जानकारी है इनके पास एग्रीकल्चर की। और ऋग्वेदिक एज यानी अर्ली वैदिक एरा में मात्र एक वेद लिखा गया जिसे हम लोग ऋग्वेद बोलते हैं। ठीक है, 10228 हाइम्स है इसमें। सबसे ज्यादा हाइम्स डेडिकेटेड है इंद्रा को, और इंद्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गॉड जो कि थंडर को रिप्रेजेंट करते हैं, वॉर को रिप्रेजेंट करते हैं, लड़ाई को रिप्रेजेंट करते हैं, थंडर को करते हैं, वृष्टि को करते हैं, आपको रेन को रेन गॉड है ये। इसी ऋग्वेद के 3rd मंडल में गायत्री मंत्र है। इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में को पुरुष सूक्त है जिसमें वर्णा सिस्टम के बारे में बात किया गया है। टोटल 10 मंडलाज हैं। अभी स्टेट फॉर्मेशन होना शुरू नहीं हुआ है। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट फॉर्मेशन आपको अर्ली वैदिक एरा में नहीं नजर आएगा, क्योंकि स्टेट नहीं है इसीलिए उसकी स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं है। स्टेट नहीं है तो कोई टैक्स वसूलेगा नहीं, कोई टैक्स नहीं वसूलेगा तो स्टैंडिंग आर्मी नहीं हो सकती उसकी। तो अर्ली वैदिक एरा में आपको स्टैंडिंग आर्मी भी नजर नहीं आएगा। जैसे आपने देखा होगा मगध में इनकी स्टैंडिंग आर्मी है। जैसे राजा अशोक की अपनी आर्मी है, कैवेलरी है, एलिफेंट्री है, घुड़सवार हैं, पैदल चालक हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वहां पर अशोक जो हैं उनके पास टैक्स कलेक्शन अच्छा खासा हो रहा है, तो वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पा रहे हैं किसमें? मिलिट्री में। यहां पे स्टेट ही नहीं है भाई साहब, कोई राजा ही नहीं है। यहां पे क्या है कि कबीले हैं ट्राइब्स के, उसका अपना एक सरदार होगा, उसको कह लो राजा। बुद्ध के जो पिताजी थे सुद्धोधन, वो भी इसी तरीके कबीले के सरदार हुआ करते थे। आप राजा कह लो, राजन बोलते थे उसको। उसके अंदर एक फिजिकल एट्रीब्यूट है कि वो लड़ सकता है, लीडर है वो। तो कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, तो अगर मान लीजिए एक गण ने दूसरे गण पे अटैक कर दिया तो दूसरा गण कैसे बचेगा? अगर कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है तो एक गण ने दूसरे गण पे अटैक कर दिया तो गण के लोग ही लड़ाई करेंगे। उसको लीडर कौन होगा? राजन। इसे चुनेगा कौन? गण के लोग। समझे? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। वहीं पर लेटर वैदिक एज में स्टेट फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। गण जो है अब धीमे धीमे जनपद में कन्वर्ट हो रहा है लेटर वैदिक एज में। सोसाइटी में धीमे धीमे ऑर्डर सेट किया जा रहा है, रोल डिफाइन किए जा रहे हैं। भैया ब्राह्मण है वो पूजा पाठ करेगा, क्षत्रिय है वो लड़ाई करेगा, वैश्य है वो ट्रेड और एग्रीकल्चर करेगा, शूद्र है वो बाकी ऊपर के 3 वर्णा को सर्व करेगा। तो देयर इज अ रोल कैटेगराइजेशन। अब अर्ली वैदिक एज में
एक बार को ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है। आपने देखा भी होगा कि महाभारत के युद्ध में जो दो ब्राह्मण हैं, कृपाचार्य और अर्जुन, और पांडवों के कौन थे? द्रोणाचार्य। ये दोनों ब्राह्मण हैं लेकिन युद्ध लड़ रहे हैं। समझे बातों की नहीं? तो इसका मतलब कि वर्ना सिस्टम इतना रिजिड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं तो ब्राह्मण ही होगा आपका वर्ना, क्षत्रिय तो क्षत्रिय ही होगा। तो जो चीज अर्ली वैदिक एरा में वर्ना में ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन था, वो लेटर वैदिक एरा में वो क्या हो गया? बाय बर्थ हो गया। तो वर्ना ऑर्डर रिजिड हो गया भाई, आप चेंज ही नहीं कर सकते। पहले तो भाई मेरा मन नहीं कर रहा है टीचिंग में तो हम मिलिट्री ज्वाइन कर लेंगे, मेरा मन मिलिट्री में नहीं लग रहा है तो हम जो है एग्रीकल्चर कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई से। इस तरीके से सोसाइटी एक कबीलाई कल्चर से, ट्राइबल सोसाइटी से स्टेट की तरफ चला गया। समझ रहे हो? अब धीमे धीमे क्या होगा, राजा जब अपने आप को बाय बर्थ डिसाइड कर लेगा तो धीमे धीमे जो है राजा जो है वो अपना पोजीशन होल्ड करेगा और एक नेक्सस क्रिएट करेगा ब्राह्मण्स और राजा के बीच में, ताकि राजा की ऑथेंटिसिटी ब्राह्मण्स जो है वो जो है उसको सैंक्शन कर दे और ब्राह्मण उसको रिकॉग्नाइज कर ले। अगर एक बार ब्राह्मण रिकॉग्नाइज कर लिया तो फिर सोसाइटी में रिकॉग्नाइज कराना आसान हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी में ब्राह्मण्स की बात सुनी जा रही है, सोसाइटी में रिलीजन का इंटरप्रिटेशन जो है ब्राह्मणी कर रहा है। इसीलिए धीमे धीमे जो नॉर्मल किनशिप था वो अब डिवाइन किनशिप की तरफ जा रहा है। तो इन शॉर्ट जो अर्ली वैदिक एज है या एरा है, जिसे आप ऋग वैदिक एरा भी कहते हैं, वो लेटर वैदिक एरा में जाकर एक अलग तरह का ऑर्डर बन गया है। समझ में आ गया? थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ में बताया। इसमें ऋग्वेद जो है वो अर्ली वैदिक एरा में है, लेटर वैदिक एरा में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद लिखे गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। राइट, अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन में। अच्छा देखिए, आज क्लास केवल ऑनलाइन है तो ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ डिस्कस तो कर नहीं सकते, तो मैं हर एक क्वेश्चन देने के बाद आपको ये 30 से 40 सेकंड का टाइम दूंगा। आप लोग आंसर करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? जो सबसे पहले आंसर करेगा उसको एक चॉकलेट, ठीक है? और क्लास के एंड में बताना कि तुम्हें कितने चॉकलेट हो गए तुम्हारे, ठीक है? जो मैक्सिमम चॉकलेट जीत गया उसको एक आइसक्रीम मिलेगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। देखो, वैदिक पीपल कौन थे? आर्यंस थे। अब सवाल बोल रहा है कि द टर्म आर्यन डिनोट्स, आईएएस 1999 में प्री में पूछा गया, द टर्म आर्यन डिनोट्स, द टर्म आर्यन डिनोट, इसका मतलब आर्यन शब्द को दर्शाता नहीं है, आर्यन शब्द क्या दर्शाता है? अब ये एक सवाल है, समझे? यूपीएससी ने पूछा है इसको, और बहुत आराम से ये यूपीएससी और आपके बीपीएससी और यूपीपीसीएस में बहुत आराम से ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, आर्यन शब्द क्या दर्शाता है? ठीक, तो मैं आपको 20-30 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। सबसे पहले किसने आंसर किया? सौरभ राज ने आंसर किया डी। ओके, श्री ने आंसर किया ऑप्शन 3 पीच ग्रुप। प्रिया ने ऑप्शन दिया डी, और एनी 5 लोग हैं मेरे ख्याल से, 4 तो हैं ही हैं, एक तो राहुल है, श्री, प्रिया, सौरभ राज एंड राहुल कुमार सिंह। बताइए राहुल कुमार सिंह, आप भी आंसर करिए। और जो मैं जैसे ही मैं आंसर कर दूंगा तो तुम अपने में +1 लिख लेना कि भाई एक चॉकलेट हो गया मेरे नाम। राहुल कुमार सिंह ने डी आंसर बोला है। देखो, पहले समझो रेस का क्या मतलब होता है। रेस का क्या मतलब होता है? रेस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में एक पर्टिकुलर टाइप का जो फिजिकल एट्रीब्यूट या फिनोटाइप अगर किसी आदमी के अंदर है तो वो रेस कहते हैं। हालांकि 16-17 सेंचुरी तक रेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था,
बाद में रेस का कॉन्सेप्ट लाया गया, और ये थोड़ा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है रादर देन अ जेन्युइन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? तो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट वगैरह जो है रेस को मानते भी नहीं है, ठीक, लेकिन कुछ है जैसे बीएस गुहा वगैरह, वो इस बात को मानते हैं। तो ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से फिजिकल फिनोटाइप, अब देखिए मान लीजिए इंडियन है, अब इंडियन को अगर आप देखें तो आप बता सकते हैं कि ये आदमी इंडियन है, उसको देखने के हाव भाव, उसका कलर, उसके हेयर को कलर, वो सब देखकर। किसी यूरोपियन को देखेंगे तो आपको अलग टाइप का शक्ल दिखाई देगा, हाइट अलग दिखाई देगा, उसका कलर अलग दिखाई देगा, उसका हेयर कलर, उसका आई कलर सब अलग दिखाई देगा। तो वो एक डिफरेंट रेस हो जाएगा कि भाई एक ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से एक डिफरेंट फिजिकल फिनोटाइप है उसका। देखिए आर्यन तो डेफिनेटली एक सुपीरियर रेस क्या होता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड सुपीरियर और इंफीरियर रेस। सुपीरियर और इंफीरियर रेस नाम का कोई चीज ही नहीं है। सुपीरियर रेस देने का मतलब ही ये हो जाता है कि बाकियों को आप इंफीरियर कह रहे हैं, ये तो आपका कतई नहीं हो सकता, डी तो बिल्कुल ही गलत है। समझ में आ गया आपको? नोमैडिक पीपल टू एन एक्सटेंट ठीक है, एथनिक ग्रुप टू एन एक्सटेंट ठीक है, बेहतर होगा कि स्पीच ग्रुप कहा जाए, टी। क्यों? क्योंकि आर्यन जो है वो अपने कल्चर से ज्यादा अपने लैंग्वेज को लेकर जाने जाते हैं। आप आज की डेट में जो संस्कृत बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, बंगाली बोल रहे हो, मराठी बोल रहे हो, ये सब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। ये सारे के सारे लैंग्वेज, इवन इंग्लिश, लैटिन, ये सब इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, और सब जो है ये आर्यन की देन है। तो आर्यन एक लिंग्विस्टिक रेस बोल सकते हो या एक स्पीच ग्रुप बोल सकते हो, सुपीरियर रेस नहीं कहा जा सकता। समझ में आ गया? तो इसका आंसर सी होगा, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है? तो जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है भाई साहब +1 कर लो। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है उसको एकदम +1 कर लो, और जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है वो तुरंत -1 करें, उसका +1 चॉकलेट गया। यहाँ 100% जो है 100% भाई साहब आपको निगेटिव मार्किंग है भाई, चॉकलेट देने की बात है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द होमलैंड ऑफ द इंडो आर्यंस। बोला है कि इनमें से आप कंसीडर करिए कि इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द होमलैंड ऑफ द आर्यंस। एक्चुअली में एक किताब है आर्कटिक द होम ऑफ आर्यंस, समझ में आ गया? उसी में बोला गया है कि किसने कंसीडर किया है होमलैंड ऑफ द इंडो आर्यंस। तो आर्कटिक द होम ऑफ आर्यंस करके किताब है, उसी में होमलैंड ऑफ आर्यन का कॉन्सेप्ट है। तो किसने दिया है? मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूं, आप आंसर मुझे बताना। एक किताब है उसमें दिया है, ये किसने नहीं दिया है, कहां से है, इनका होमलैंड क्या है, ये बोलने की बात की गई है। एक किताब है उसमें होमलैंड मतलब आर्कटिक द होम ऑफ द आर्यंस भी है, और ज्यादातर हिस्टोरियन किस जगह को आर्यन का होमलैंड मानते हैं, कहां से आर्यन इंडिया में आए हैं, ये सवाल है। देखिए ऐसे तो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, पर बेटर आंसर इसका सी है। समझे बात होगी नहीं? कुछ हिस्टोरियंस इसका सेंट्रल एशिया मानते हैं, कुछ हिस्टोरियंस इसको सदर्न रशिया मानते हैं। किसी किसी जगह पर आपको इसका आंसर बी भी मिलेगा, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, टर्की। समझ में आ गया आपको कि नहीं? तो आपका अगर बी मिले तो ठीक है, लेकिन कुछ हिस्टोरियन सेंट्रल एशिया मानते हैं, कुछ हिस्टोरियन साउथ एशिया मानते हैं। अगर आपको याद हो तो जब मैं आपको वैदिक एज पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि नहीं कि दो तरह की थ्योरी है। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि आर्यंस इंडियन ही थे, और कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि साउथ एशिया से वो इंडिया में माइग्रेट किए हैं। समझे? तो वही बात कहा जा रहा है यहाँ पर। इसका आंसर बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बेटर आंसर इसका सी होगा, क्योंकि दोनों रीजन जो है सभी तरह के हिस्टोरियंस को कवर कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following wrote on the original homeland of the Aryans। वही मैंने जो आर्कटिक द होमलैंड ऑफ आर्यन बोला था ना, निम्नलिखित में किसने आर्यों के मूल मातृभूमि पर लिखा, किसने लिखा है मूल मातृभूमि पर? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
20 सेकेंड। बताइए भाई, सौरभ राज ने तो आंसर कर दिया, बाकियों ने किसने किसने आंसर किया? श्री, आंसर करिए। राहुल मिश्रा, राहुल कुमार सिंह, सब आंसर करो भाई। देखो सही, एकदम सही बोला। इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। देखो हुआ क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने एक किताब लिखा है आर्कटिक, दी होम ऑफ आर्यंस, दी होम ऑफ आर्यंस। इस किताब में ये लिखा हुआ है कि जब, देखिए अर्थ पे ना दो तरह के पीरियड आए हैं, ग्लेशियल पीरियड, इंटरग्लेशियल पीरियड। ग्लेशियल पीरियड वो होता है जब आइस एज आता है, इंटरग्लेशियल पीरियड तब होता है जब वार्म एज। हम लोग इंटरग्लेशियल पीरियड में रह रहे हैं। हालोसीन जो है एक इंटरग्लेशियल पीरियड है। तो आर्कटिक जो है ना, आर्कटिक इंटरग्लेशियल पीरियड में जब पिघलने लगा तो वहां से लोग माइग्रेट करके इंडिया की तरफ आने लगे, अफगानिस्तान इंडिया की तरफ आने लगे। ये थ्योरी जो दिया गया है ये बाल गंगाधर तिलक नहीं दिया है, इसका आंसर डी होना चाहिए। जिन बच्चों ने लिखा वो अपना +1 कर ले, ठीक है ना सर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक अच्छा सवाल आया है और फैक्चुअल है वो थोड़ा सा। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस टेल्स अबाउट द आर्यंस मूवमेंट फ्रॉम ईरान टू इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख आर्यों के ईरान से भारत की ओर आने के बारे में बताता है? बताइए। जल्दी जल्दी जल्दी, सोचिए सोचिए। देखो, मानसेहरा और शहबाज गरही, ये दोनों के दोनों जो है ना अशोका के इंस्क्रिप्शन है। तो भैया इसका कोई रिलेशन नहीं है। जूनागढ़ जो है ये अशोका ने एक एम्बेसडर भेजा था पुष्पगुप्त, उसने जूनागढ़ में एक इंस्क्रिप्शन बनवाया था, जूनागढ़ में सुदर्शन लेक बनवाया था, और जूनागढ़ पे एक इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन ने भी करा है, क्या संस्कृत में। तो ये भी नहीं हो सकता है। इसका है बोघज कोई, याद करिएगा बोघज कोई। ये जो जगह है बोघज कोई, ये है आपका टर्की में। इसी में उस समय के जो आर्य गॉड थे उसके बारे में भी जिक्र किया गया, इंद्र एक गॉड हैं और डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स के बारे में। तो बोघज कोई इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बोघज कोई मारा है वो भैया एक +1 कर ले। एक और अच्छा सवाल है, फैक्चुअल है। गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू द पंचगण ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस। देखिए पंचगण में ना 5 ट्राइब हैं, ठीक है। एक यदु ट्राइब है, एक पुरु है। ये वही पुरु है जो बाद में बैटल ऑफ 10 किंग के साथ भारत के साथ मिलकर कुरु बनाते हैं, जिससे कौरव आप बोलते हैं। कुरुक्षेत्र उसी से बना हुआ है। तीसरा है आपका तुर्वासा, तुर्वासु या तुर्वासा। इसके बाद है एक अनु। एक 5वां ट्राइब और है जो मुझे बताइएगा आप। 5 टाइप टोटल मिलके जो है
पंचगण बनाते हैं। ठीक है, ये 5 गण जो है ये बैटल ऑफ किंग्स में लड़ाई किए थे। अच्छा, कीकत जो ट्राइब, ये ट्राइब जो है पंचगण के अंदर नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसका आंसर क्या होना चाहिए? कीकत। कीकत इज नॉट रिलेटेड टू पंचगण। समझ में आ रहा है? इसका आंसर डी है। ठीक, जो भी बता दे, जिन्होंने बोला उन सब अपने अपने में टिक मार लो कि भैया 1+1 हो गया, उतना चॉकलेट मिलेगा तुम लोग। ठीक, चलो अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेंशन इन ऋग्वेद गिव्स अ डिटेल इन रिलेशन टू द आर्यंस विद अफगानिस्तान। ऋग्वेद में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी नदी आर्यों के अफगानिस्तान के संबंध में विवरण देती है? बताइए। मैंने क्या बताया था, याद करो कि आर्य जो थे वो सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान, टर्की और अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया में आए हैं। तो ऋग्वेद में भी जो है और जैन अवस्था जो है, इन दोनों ही किताब में आपको इस रिवर के बारे में जिक्र मिलेगा। जो पाथ है उसके बारे में पता चलता है। जो रिवर है वो है कुभा और कुरमू, इसको काबुल रिवर भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अफगानिस्तान में फ्लो करती है। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, सी सी। ठीक, देखो अगेन सेम सवाल आ गया कि द वैदिक रिवर कुबा वॉज लोकेटेड इन, ऑफ कोर्स अफगानिस्तान। चिंटू कैंडी सवाल, तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। अगला सवाल करते हैं। अच्छा सवाल है, यूपीएससी ने पूछा है 2017 में। मैं आपको टाइम देता हूं, इस सवाल को पढ़िए और मुझे बताइए कि कौन सा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो भी देगा इस सवाल पर 2 चॉकलेट, +2 कर लेना। सवाल को पढ़ो और इसका आंसर करो। किसी को मिला उत्तर? ये क्वेश्चन मेरे, जब मैं यूपीएससी दे रहा था तब पूछा गया था। हुआ? चले, देखो क्या सवाल है। लिखा है विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक, इन्होंने बोला है कि ऋग्वैदिक आर्यन यानी ऋग्वैदिक आर्यों एवं सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है और है? ठीक, वेरी गुड। सवाल है, अब देखिए ऑप्शन क्या है। पहला, ऋग्वेदिक आर्यन यूजेस द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर। भाई लड़ाकू थे आर्यंस, तो घोड़े पे लड़के मतलब घोड़े से लड़ने आते थे तो हेलमेट पहन के आते थे। Whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them। एकदम सही बात है। अगर मेरी किसी भी बच्चे ने सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास की होगी तो मैंने साफ साफ बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लड़ाकू नहीं हैं। इसका सबसे ज्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल ये है कि दे डोंट हैव या दे डू नॉट पजेस मच इन मच अमाउंट ऑफ, या मतलब उनके पास जो है दे डोंट पजेस मच अमाउंट ऑफ डिफेंसिव टूल्स। उनके पास डिफेंसिव टूल्स नहीं है, यानी कि सुरक्षात्मक जो औजार होते हैं वो उनके पास नहीं है। उनके पास जो औजार हैं वो आक्रामक है, उनके पास अस्त्र शस्त्र जो हैं वो आक्रामक है, यानी कि ऑफेंसिव टूल्स हैं। ऑफेंसिव टूल्स उनके पास होता है जो कि बेसिकली हंटिंग पे डिपेंडेंट होते हैं। जो आक्रामक समाज होता है वो ज्यादातर अपने पास डिफेंसिव टूल्स रखते हैं। तो इन एनी केस जब सोसाइटी में एक राजा है ही नहीं तो लड़ेगा कौन? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये सवाल गलत हो जाए। बिल्कुल इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है, और घोड़े तो ये जानते ही नहीं है, तो ये हेलमेट और कोट ऑफ मेल लेके क्या करेंगे? तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये दूसरा और तीसरा गलत है। फिर भी हमें आगे पढ़ना चाहिए। बोलते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यंस नो गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर। बिल्कुल सही बात है, उनके पास सोना चांदी सब जानते थे वो। अरे इनके पास तो गोल्डन कॉइन हुआ करते, इसको निक्शा बोलते थे ये लोग, तो इनको तो पता ही था गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। ये गलत स्टेटमेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को कॉपर के बारे में मालूम था, ब्रॉन्ज के बारे में मालूम था, लेकिन आयरन के बारे में नहीं मालूम था। आयरन की जानकारी तो ऋग्वैदिक एज में भी नहीं हुआ है, आयरन की जानकारी तो लेटर वैदिक एज में 1000 बीसी के बाद है। और ये तो भाई साहब जो बात हो रही है वो 3500 बीसी से लेके 1750 तक के बीच की बात हो रही है। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। ये स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास कंफ्यूजन है कि या ओनली 1 मारे या 1 एंड 3 मारे। अब तीसरा स्टेटमेंट देखना होगा। क्या बोले हैं कि ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of the animal। देखिए हिंदी में पढ़िए, ऋग्वैदिक आर्यों में घोड़ों को पालतू बनाया था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों में इस जानवर के बारे में जानकारी थी ही नहीं। इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। अब दिस स्टेटमेंट इज वेरी ड्यूबियस। ये जो कथन है ये बहुत ड्यूबियस है। ये बात सही है कि आर्यन लोग जो थे अपने साथ घोड़े लाए थे, तो ये तो सही है। लेकिन ये बोल रहे हैं क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के पास घोड़े होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये गलत है। कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। एविडेंस है, सुरकोडा में घोड़ा पाया गया है, लेकिन ये स्टेटमेंट उस हिसाब से एक्सट्रीम लग रहा है, इसलिए गलत होना चाहिए। लेकिन यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को भी सही माना है और इसका आंसर 1 एंड 3 था। मैंने जब अपने साल में एग्जाम दिया था तो मैंने इसको ए मारा था आंसर, मुझे पता है ये बहुत तरह से, और ये मेरा गलत हो गया था। संदेहवादों की नहीं, इसका आंसर सी होगा। जिन बच्चों ने सी मारा है +2 कर लीजिए चॉकलेट्स में। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ 10 किंग्स एज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेद वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ। देखो ऋग्वेद में एक लड़ाई का जिक्र मिला है जिसको बैटल ऑफ 10 किंग्स कहते हैं। 10 राजाओं के बीच की लड़ाई थी। समझ में आ रहा? भारत के अगेंस्ट, भारत की सुप्रीमेसी इसमें डिक्लेयर की गई और भारत के साथ बाद में पुरु मिलके कुरु बने। ये सब कहानी 10 किंग्स का है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये
ये जो आपका है, जो मतलब कि ये किस रवि के नदी के बगल में है, तो ये है पुरुषनी के बगल में, रावी रिवर को पुरुषनी बोलते हैं। ठीक है, ये रट लीजिए इसको, ये फैक्ट है। पुरुषनी रिवर जो था, जो रावी था, उसके सामने किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पूछा हुआ थका सवाल है। देख रहे हो, बीपीएससी में पूछा, यूपीपीसीएस मेन से पूछा, कई बार पूछा जा चुका है। द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, बताइए किसका सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है। मोस्ट मेंशन्ड, देखो प्रारंभिक वैदिक साहित्य से में सर्वाधिक उल्लेखित नदी है, ध्यान सुनिएगा सर। मनसेहरा, ये गलत दे दिया इन्होंने, इसको सिंधु नदी बोलेंगे। शाहबाजगढ़ी नहीं, इसको शुतुर्दी बोलेंगे, शुतुर्दी। शुतुर्दी सतलज को बोलते हैं। सरस्वती, और गंगा। सिंधु सिंधु, शुतुर्दी। सरस्वती, सरस्वती और गंगा, बताएं। ठीक, देखो सबसे पहली बात को समझो, सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी जो है वो है सिंधु, सिंधु। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी जो है वो है आपका सरस्वती, समझे, ये ध्यान रखिएगा। है ना, सबसे ज्यादा उल्लेखित सिंधु है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सरस्वती है, तो इसका आंसर ए होगा। बोला है कि अक्षनी किसको कह रहे हैं, अक्षनी किस नदी को है, ये सवाल करिए। किसको आप अक्षनी कह रहे हैं, अक्षनी कौन सी नदी है। बोले, क्लास में है ना, क्लास में। ओके।
कौन कौन क्या उत्तर बोला जी? श्री बता रहा है सी, राहुल मिश्रा डी, राहुल कुमार सिंह टी, के ए, श्री चनाब। देखो अक्षनी जो है ना, इसको तो हम अभी देखे थे, रावी को पुरुषनी बोलते हैं, चनाब को कहा जाता है अक्षनी, याद रखिएगा, अक्षनी चनाब है, इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग रिफर्ड एज माते तामा, देवी तामा, नदी तामा, ठीक है, इन ऋग्वेद? मते मते तामा, देवी तामा और नदी तामा। अच्छा, श्री तुम्हारा नाम श्वेता है? अच्छा 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 अच्छा, श्वेता कह रही, श्वेता नाम है सर मेरा, लड़की हूँ। ठीक है भाई, तो ठीक है श्वेता, तुम श्वेता ही बोल देती तो फिर लड़की हूँ होने की जरूरत नहीं है। ठीक है श्वेता, अब तुम श्री लिखी हो ना, श्वेता लिखना चाहिए था ना। बोले माते तामा, देवी तामा और नदी तामा, भाई बताइए इनमें से कौन, क्या आंसर है? देखो नदी तरना एक शब्द है जो सरस्वती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही नदी तामा, देवी तामा, माते तामा, ये जो है ना सरस्वती के लिए है, बी इसका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है, बड़ी सेक्रेट रिवर मानी जाती है सरस्वती। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अभी तो नहीं एग्जिस्ट करती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सूख गई, कोर्स करेक्शन हो गया, कुछ जगह पे ये बोला जाता है कि ये एक मिथिकल रिवर है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, पता नहीं क्या क्या बातें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला है आपको कि जरा मैच दी फॉलोइंग कर दीजिए, ये सवाल मैंने आपको टाइम दिया 1 मिनट का, बताइए कि इसका कैसे क्या आंसर होगा। कहां से हो श्वेता आप? ओके, अच्छा, आई आई थिंक आई हैव सीन यू श्वेता, जो, अच्छा ये ललकार बैच वाले से होता है, अच्छा। हम्म, बोलून बोलून, क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बड़ा खराब बनाया यूपीपीसी ने। देखो सिंपल सा है यार, कुभा, कुभा इज काबुल, तो ए मीन्स टू, शुतुर्दी इज सतलज, ठीक है, पुरुषनी इज रावी, सदा नीरा इज गंडक। हालांकि इतना जानने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपको कुबा पता है काबुल काबुल, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए का टू होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल इसमें है। अब देखिए बी का 3, सी का 1 और डी का 4, तो यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन यार। इन ऋग्वेदिक टाइम्स पंजाब वॉज नोन एज, भैया तुम लोग कितने कितने चॉकलेट्स हुए, कितने कितने चॉकलेट्स हो गए? ऋग्वैदिक काल में पंजाब को किस नाम से जाना जाता था? सब अपने अपने चॉकलेट बताओ यार।
देखो पंजाब जो शब्द है ना, ये पंच प्लस आब से बना है। पंच जो मतलब होता है 5, आब का मतलब होता है वाटर। 5 नदियां जहां मिलती हैं उनको हम लोग पंजाब बोलते हैं, और ये सारी की सारी इंडस में मिलती हैं। तो थोड़ा ज्योग्राफी की नॉलेज भी होगा तो भी आप जो है ना आराम से मार सकते थे इसको। इसका नाम है सप्त सिंधु। समझे, जो जिस रीजन में है वो पंजाब का रीजन था, सप्त सिंधु बोलते थे उसको। ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वुमेन्स पोजीशन इन वैदिक पीरियड इज इनकरेक्ट? ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। अरे यार राहुल तुम भूल गए यार। इससे ज्यादा आसान सवाल भारत में कोई हो ही नहीं सकता है। सवाल देखो क्या बोला गया है। इन वैदिक पीरियड वुमेन एंजॉयड हायर पोजीशन देन मेन। भारत के किसी भी काल में ऐसा नहीं पाया गया है। वुमेन जो है वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक है। जब सोसाइटी पितृसत्तात्मक है, पेट्रियार्कल है, तो वहां पर वुमेन को हायर पोजीशन कैसे मिल सकता है यार? वुमेन सभा समिति में जा सकती थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। मेट्रियार्कल सोसाइटी एग्जिस्ट कुछ कुछ एरिया में करता था। वुमेन को रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया था उनको मनुस्मृति के हिसाब से। डिवीजन ऑफ लेबर गॉट एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑफ द वुमेन, मतलब कि चेंज। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ये गलत स्टेटमेंट है कि हायर पोजीशन है, औरतों को उच्च स्थान दिया गया, ये गलत स्टेटमेंट है। इसका आंसर ए होना चाहिए। लिखा हुआ है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोहिबिट्स रीमैरिज। रीमैरिज को कौन प्रोहिबिट करता है आपको बताना है। ये इजी क्वेश्चन है यार, मनुस्मृति है, इसका आंसर बी होगा। ये करो। द सोशल स्टेटस असाइंड टू द फॉरेनर्स इन इंडियन सोसाइटी बाय मनु वाज ऑफ दी। ये सवाल करो, इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है ये। यूपीसी ने 2014 में पूछा था कि मनु को जो सोशल स्टेटस दिया गया है वो क्या है। मनु नहीं, फॉरनर को, विदेशियों को मनु द्वारा भारतीय समाज में विदेशियों को दी गई सामाजिक स्थिति थी क्या? बताइए। सौरभ राज, श्वेता।
देखो, तुम्हें याद है हमारे इंडिया में सबसे पहले कौन आए थे फॉरेनर में फॉर्म में? ऑफ कोर्स आर्य तो थे ही, लेकिन माना जाता है कि इंडो ग्रीक्स आए थे बाहर से, मौर्य एम्पायर के विखंडन के बाद या मौर्य एम्पायर की डिक्लाइन के बाद, मौर्यन एम्पायर की डिक्लाइन के बाद। तो ये जो इंडो ग्रीक्स जब भारत में आए थे, पार्थियन, साकास, इनको क्षत्रिय कहा गया था, क्योंकि क्षत्रिय के सारी ड्यूटीज को नहीं फुलफिल कर रहे थे, इसीलिए इन्हें फॉलन क्षत्रिय या गिरे हुए क्षत्रिय, मतलब निम्न क्षत्रिय बोला गया था इनको। समझ में? इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक, ओके। एक क्वेश्चन है कि द कर्माकर ऑफ द वैदिक सोसाइटी वर द कर्माकरा। कर्माकरा किनको कहा जाता है वैदिक सोसाइटी में? क्या दिख रहा है? वेलकम सम्राट। कर्माकरा। कर्माकरा स्लेव्स को बोलते थे। देखिए, स्लेव्स क्या था ना, वैदिक सोसाइटी में जो ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मण पिछली क्लास, तो जैसे मान लीजिए कि वो कोई सेक्रीफाइस करवाए, तो दासीज और स्लेव्स जो है उनको मिलता था सेक्रीफाइस के अलावा। तो ये सब कर्माकरा कहा जाता था, ठीक है, स्लेव्स जो अब वो काम करेंगे। ठीक। इन द अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड व्हाट वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी? इजी क्वेश्चन। इसके चक्कर में झगड़ा होता था, लड़ाई होता था, एक गण दूसरे गण से लड़ता था। प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी? भूमि, गाय, महिलाएं, पानी। लैंड, काउ, वुमेन, वाटर। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से लड़ते थे, इसका आंसर क्या होगा? काउ, गाय। समझ में आ रहा है? गाविस्टी, सर्च फॉर द काउ, लड़ाई हो जाता था। समझे? गुड क्वेश्चन। ये टर्म वाले सवाल यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। द वर्ड यवा mentioned in ऋग्वेद is used for which agriculture product? हिंदी में देखिए, ऋग्वेद में वर्णित यव शब्द का प्रयोग किस कृषि उत्पाद के लिए किया जाता है? केबीसी टाइप क्वेश्चन है ये तो। सबसे ज्यादा स्टेपल क्रॉप क्या है इस समय में? सबसे ज्यादा है आपको जौ, बार्ली। बार्ली के लिए शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो है यव। समझ में आ गया? जौ। इसीलिए गौर करिएगा, जब आप पूजा पाठ करते तो जौ तिल चढ़ाया जाता है। जितना भी आप पूजा करेंगे सब में जौ चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये ऋग्वेद में कई जगह मेंशन है, ये ध्यान रखिएगा। ऋग्वेदिक पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन? पानी किसको बोलते थे? पानी। ऋग्वैदिक पणी नागरिकों के किस वर्ग से संबंधित है? पणी। पणी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? 2 साल लगातार एमपीपीसी से प्रीलिम से पूछा है, पणी। वाह जी लड़की, तुम तो सवाल पे सवाल, आंसर पे आंसर ठोके जा रही हो जी। राहुल सिंह, राहुल मिश्रा भी ठोक रहा है आंसर।
वैसे ये क्लास यार ऑफलाइन ज्यादा अच्छा लगता है, वरना लगता है कंप्यूटर से बातें चल रही है। यही प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लास में, जब बच्चे सामने होते नहीं है तो ऐसा लगता है कि किससे इंटरेक्ट करें, क्या करें। मजा आता है जब बच्चे सामने रहते हैं, वो कुछ पूछते हैं, ऐसे में कुछ समझ में नहीं आता है। जो पणी शब्द है वो ट्रेडर के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ट्रेडर के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो एक जगह दूसरी जगह ट्रेड करते थे, पणी शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते थे। चलिए, ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड निक्षा, निक्षा जिसको हम लोग कई बार गोल्ड कॉइन भी बोलते हैं, वॉज एन ऑर्नामेंट ऑफ, इसे आईएएस ने पूछा, यूपीपीसीएस ने पूछा। ऋग्वैदिक काल में निक्ष का आभूषण, निष्क का आभूषण बनाया जाता था, किसके लिए, कौन से अंग में पहना जाता था ये, निष्क या निष्का। डी वेस्ट, अच्छा, वेस्ट तो यहां है ही नहीं जी, रिस्ट है, कलाई, अच्छा, सर्वोदय आईएएस का हिंदी मीडियम का किताब आ चुका है, स्टडी मटेरियल। आप लोग जब बोल रहे थे कि हिंदी मीडियम का पीडीएफ दे दीजिए सर, ये सारा कुछ आपका हिंदी मीडियम में यहाँ उपलब्ध है, बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका कुछ पता चल जाएगा, आप यहाँ पर राहुल है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा इसका क्या कॉस्ट है, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो इसको ले सकते हैं। देखिए, निक्शा जो होता था ना, वो एक्चुअली नेकलेस में पहनते थे, नेकलेस में पेंडेंट जो होता है ना, वो राउंड कलर का गोल्डन कॉइन का होता था, समझे, बाद में वही गोल्ड कॉइन के रूप में रख लिया गया। तो ये इसका गर्दन होगा, इसका उत्तर नेक होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, what was the medium of trade exchange during Vedic period? वैदिक काल में व्यापार आदान प्रदान का माध्यम क्या था, व्यापार के आदान प्रदान का माध्यम क्या था, या विनिमय का क्या माध्यम था, किससे विनिमय करते थे। निक्षा, कृष्णल, शतमन, गण, श्रेणी। देखो, इसको एलिमिनेशन टेक्निक से कैसे कर सकते थे, श्रेणी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि श्रेणी कहते हैं गिल्ड को, गिल्ड जो होता है ये एक पर्टिकुलर ट्रेडर क्लास का एक ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए कारपेंटर्स हैं, तो कारपेंटर को पैसे की जरूरत होगी, या सरकार के सामने या राजा के सामने अपनी बात रखनी होगी, तो इसका एक गिल्ड बनेगा, समूह बनेगा, इसमें सारे कारपेंटर होंगे, उसका एक लीडर होगा, समझे बात को, तो राजा तक अपनी बात पहुंचा पाएगा। ये गिल्ड जो है, जो इस प्रोफेशन के लोगों को लोन भी देता है, इनके अपने बैंक भी हैं, सब कुछ करवाता है। तो भाई श्रेणी तो पॉसिबल नहीं है, दूसरी चीज है ये। तो जैसे ही ये नहीं है तो इसका मतलब ये और ये गायब हो गया, एलिमिनेशन, है ना। अब आते हैं गण में। गण में, गण आपको पता है, मैंने अभी भी बताया, ट्राइब को कहते हैं। तो ट्राइब थोड़ी ना एक्सचेंज में आपकी मदद करेगा,
तो चौथा भी कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब इसका आंसर ए होना चाहिए। समझ में आया? तो निक्षा, कृष्णल और शतमान, ये सब तीनों रुपए हैं, उस समय की करेंसी है। समझ में आया कि नहीं? इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। जो इस सवाल को कर रहा है इसका मतलब उसके पास एलिमिनेशन टेक्निक आ गया है। समझे बात हो कि नहीं? आराम से आप एलिमिनेट करके आंसर पे आ सकते हैं अगर आपको कुछ बेसिक चीजें मालूम हो तो। ठीक। द ऋग्वैदिक ट्राइबल असेंबली दैट एसोसिएटेड विद द जुडिशियल फंक्शन, ऋग्वैदिक जनजातीय सभा जो न्यायिक कार्य से संबंधित थी, क्या होगा? आपको मालूम है 2 तरह की सभाएं होती थी। समझ में? किसी किसी किताब में 3 तरह का लिखते हैं, सभा, समिति, विधाता। समझ में आ रहा है? तो अब जरा बताइए कि इनमें से कौन ऐसा है जो जुडिशियल फंक्शन करता था, सामाजिक न्याय? इसका आंसर होगा सभा, ए। सभा जो था ना, एल्डर की सोसाइटी हुआ करती थी, तो यहीं पर जो भी राजा होगा वो अपना न्यायिक फैसला देगा। देखो, राजा होता था पहले, राजा को असिस्ट करने के लिए होता था सभा और समिति। तो यहाँ पे बड़े लोग होते थे और समिति में सारे लोग होते थे जो भी उस जगह के हैं। सभा ही न्यायिक फंक्शन में मदद करेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। वेस्ट बंगाल ने एक सवाल पूछा है कि विच वर द 2 असेंबलीज ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। प्रारंभिक वैदिक काल में 2 सभाएं कौन सी थी? अभी बताया, अभी बताया, सब समिति एंड सभा, बोथ ए एंड बी होना चाहिए, डी होगा। In early Vedic age, the businesses of the tribe was carried out in the popular assemblies known as। बोला गया प्रारंभिक वैदिक युग में जनजाति की व्यवस्था एक लोकप्रिय सभा में किया जाता था, जिसे कहा जाता था जनजाति की व्यवस्था। अच्छा, जनजाति का व्यवसाय, माफ करना मैंने गलत पढ़ा, जनजाति का व्यवसाय एक लोकप्रिय सभा में किया जाता था, यानी कि बिजनेस ऑफ द ट्राइब वॉज कैरिड आउट इन अ पॉपुलर असेंबली नोन एज। बताइए, बोले। इसका आंसर होगा समिति। समिति में क्या होता था? कॉमन लोगों का ग्रुप होता था, जो भी व्यवसाय वगैरह होगा। अब कॉमन लोग आएंगे तभी तो व्यवसाय होगा यार, है ना? तो ये सब इजी क्वेश्चन है, जिसमें सोचने वाला होता है, मैं उसमें थोड़ा टाइम देता हूं आप लोगों को। अच्छा, ये सवाल आप लोगों को आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो मैं खोपड़ी फोड़ लूंगा अपना। आप लोगों का क्या फोड़ूंगा? अपना फोड़ दूंगा। अपना चॉकलेट गिन लेना, बाद में ये मत करना कि सर आपने नहीं दिया। ये ये फालतू है, इसको मत पढ़ो। ये फालतू है, इसको ना पढ़े। अभी लिखवाया भी हूं मैं। सबसे ऊपर, सबसे नीचे कौन है? कुल। उससे भी नीचे कौन है? फैमिली। कुला के ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर विश्व, विश्व के ऊपर गण। ये कौन सा है?
बी है ना, बी इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर, रित मीन्स, रित, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में रित शब्द का क्या मतलब होता है? रित, रित मीन्स क्या है? रघुपत रीत सदा चली आई, ये वो वाला रीत नहीं है, वो ट्रेडिशन वाला रीत है, ये रित है। रित इज अ नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम, जिस तरीके से आपका समाज चलता है, समझे? तो रित क्या है? नेचुरल लॉ है। किस तरीके से आपका समाज, आपके सामने की व्यवस्था चल रही है, वो रित कहलाता है, समझे? ठीक। अच्छा, इन विच फेज द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये फालतू सवाल, इसको नहीं डिस्कस करेंगे, हमको अच्छा सवाल दो। ये सवाल करिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसको दो बार, एक बार यूपीएससी ने पूछा, यूपीपीसीएस ने, और तुरंत यूपीआईएएस ने भी पूछ दिया। ये सवाल करिए 38 नंबर का, इसमें 2 चॉकलेट मिलेगा। ओके, द धर्मा रीता डिपिक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इन दिस कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, धर्म क्या होता है? कहते नहीं है कि अपना धर्म करिए, जो आपका कर्तव्य है वो करिए, उसका कर्तव्य का पालन करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो धर्म क्या है? धर्म कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड द डिस्चार्ज ऑफ वन ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स, ये धर्म है। धर्म का मतलब यही होता है, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। अपनी ड्यूटीज को, अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करिए। रीता जो है वो क्या है? वो बेसिकली वो फंडामेंटल मोरल लॉज हैं गवर्निंग एंड फंक्शनिंग द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेन्ड। आसपास की प्रकृति, ब्रह्मांड में जो नियम चल रहे हैं, इसे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ये रीता है। अभी बोले ना नेचुरल लॉ है, तो बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है, इसका आंसर सी होगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा सवाल है। Who among the following women scholars were related to ऋग्वैदिक पीरियड? निम्नलिखित महिला विद्वानों में कौन ऋग्वैदिक काल से संबंधित है? ऋग्वैदिक काल में महिला विद्वान बहुत हुआ करती थी, तो आपको बताना है कौन है।
आपने गार्गी वगैरह का नाम सुना होगा, वो भी महिला विद्वान थी। देखिए चारों हैं ये, विश्ववारा, अपाला, लोपमुद्र, घोषा, ये चारों रट लीजिए, ये आपको एसए में भी यूपीएससी में भी लिखने काम में आएगा। ठीक है, ये आपको यूपीएससी में भी काम आएगा। चारों हैं, चारों महिला विद्वान हैं। ठीक, ये लोग क्या बैठती थी, सभा समिति में, सभा में बैठती थी ये लोग। एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है कि गार्गी ने अपने डिबेट के थ्रू यज्ञवाल्क्य को हरा दिया था। ये वही यज्ञवाल्क्य हैं जिन्होंने बृहदरण्यकोपनिषद लिखा था। दरण्यको उपनिषद लिखा है, जिसके ऊपर एक किताब है द वेस्टलैंड, जो कि इलियट ने लिखा है, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। तो आप सोच लीजिए कि गार्गी किस तरह की महान हस्ती रही होंगी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हाइम्स ऑफ द वेदास? लोपमुद्र, इसका आंसर लोपमुद्र है। लोपमुद्र जो है, इनको, ये ब्रह्मवादिनी थी, और इन्होंने वेद के कुछ हाइम्स भी कंपोज किए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, बीपीएससी का एकदम पेट सवाल हो सकता है ये। अब एक सवाल बोला गया कि ऋग्वेदिक रिलीजन वॉज, ऋग्वेदिक धर्म, ये आंसर ही लिख दिया इन्होंने, पॉलीथीस्टिक रिलीजन है, बहुत देवतावादी है। पॉलीथीस्टिक उस पर कहा था जहां पे बहुत सारे देवता पाए जाते हैं, जैसे इंद्र हो गए, इसके अलावा वरुण हो गए, है ना, आपका अग्नि हो गए, है ना, तो ये सब अग्नि हो गई, तो ये जो है पॉलीथीस्टिक होगा, तो इसको नहीं माना जाएगा। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वर प्राइमरली, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, बताइए। 34। देखो एक बात तो तय है, जब इनके गॉड इंद्र हैं, अग्नि है, वरुण है, तो एटलीस्ट ये लोग तो हवा पानी की पूजा करें, यानी नेचर वर्शिप तो है ही, प्रकृति की पूजा तो हो ही रही है। साथ साथ में यज्ञ में अग्नि की पूजा करके हम लोग स्वाहा करते, ताकि उस यज्ञ के थ्रू भगवान तक पहुंच जाए मैटर। तो ये जो है वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, सी है इसका उत्तर, समझा। अच्छा, मैंने एक सवाल करवाया था, अब मुझे ये बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये, अभी जस्ट मैंने सुबह क्लास की शुरुआत में ही बोल दिया था। An inscription of 14th century BC which describes Vedic gods has been found in 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक शिलालेख मिला है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। वो शिलालेख कौन सा है?
बताया था मैंने अभी तुरंत, बोगज कोल। समझ में आ रहा? बोगज कोल किधर है? टर्की में है। मैंने आपको बताया था यहीं पर माइग्रेशन के बारे में बात मिलता है, देवी देवताओं के बारे में भी मिलता है, तो बोगज कोल है। ठीक है। Who among the following was the most popular god of the early Vedic Aryans? इसका तो उत्तर आपको देना ही चाहिए। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक वैदिक आर्यों में सबसे लोकप्रिय देवता थे? कौन सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे? इसका उत्तर तो आपको देना ही पड़ेगा। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आपको सबसे ज्यादा जिक्र उनका मिलता है, प्रोमिनेंट देवता है। हैं? सबसे ज्यादा इंद्र है ना, 250 बार से भी ज्यादा जिक्र मिलता है इंद्र का। इंद्र इज अ वॉर गॉड, रेन गॉड, पुरंदर भी कहते हैं इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following is regarded as war god in the Rig Veda? निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद का युद्ध देवता माना गया है? यार अभी तो बोला मैंने, इंद्र को पुरंदर बोलते थे, इंद्र को पुरंदर बोलते थे। ये वॉर गॉड है, इनको खुश रखा जाता कि कोई किसी भी गण में कोई इनके ड्वेलिंग यूनिट को ना तोड़ दे। जब तक इंद्र खुश नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, है ना? इसका इंद्र उत्तर होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें डबल चॉकलेट, डबल चॉकलेट इंटू 2, 38 करिए। देख रहे हो ऑप्शन क्या, हिंदी में इंग्लिश में क्या क्या। इसमें लिखते हैं बिजली के या वज्रपात के पात के देवता। ठीक है। इसके बाद जो है दोषियों, दोषियों को सजा देने वाले देवता, सजा देने वाले। नैतिक मूल्यों के देवता, वृष्टि के देवता। बोला गया है कि वैदिक देवता इंद्र के बारे में कौन सा कथन सही है? यार सिंपल समझो ना यार, गॉड ऑफ थंडर तो हमको पता ही है ना, पुरंदर या गॉड ऑफ थंडर, तो ये हमको पता है। पनिशेस द सिनर और वॉज द गार्डियन ऑफ द मोरल ऑर्डर, ये दोनों कैसे हो जाएगा? ये दोनों वरुण है। वॉज द गॉड ऑफ रेन, ये सही है, डी इसका आंसर होगा। ठीक है।
Who among the following Vedic deities was believed to be their priest? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसको उसका पुजारी माना गया जाता था? बेकार सवाल है, इसका आंसर होना चाहिए बृहस्पति। छोड़ो ये फालतू सवाल लगा। एक सवाल ये अच्छा है, आंध्र प्रदेश पीसीएस से पूछा गया है, ये करो जरा, इंटू 2, जो देगा उसको 2 चॉकलेट। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक मान्यताओं के बारे में सही कथन चुने। Select the correct statement about religious beliefs of the Rigvedic period. Deos, Yadhos was the celestial god of the Rigvedic Aryans, similar to Jupiter of the Greeks. Prithvi was considered the mother of gods. Agni was worshipped as the intermediary of taking the offering of the deities. Cow sacrifice was also part of the worship. जल्दी बताइए। हिंदी में, धौस यूनानियों के बृहस्पति के समान ऋग्वैदिक आर्यों का एक दिव्य देवता था। पृथ्वी की सभी देवताओं को माता जाना जाता था। अग्नि को देवताओं तक प्रसाद पहुंचाने के माध्यम के रूप में पूजा जाता था। गाय की बलि भी पूजा का अंग था। क्या होगा इसका यार? देखो, एक बात तो सही है कि जो ध्योस था उसको हम लोग स्काई गॉड बोलते थे, तो वो बेसिकली सिलेस्टियल गॉड था, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। पृथ्वी जो है ना वो गाय के समान है, तो गॉड काउ जो जिसको पृथ्वी गॉड मान जा रहा है, तो ये गलत है। अग्नि सही बात है, इंटरमीडियरी के था, जो हम अग्नि में पोस्टमैन की तरह था, जो हम भेजना चाह रहे हैं वो देवता तक पहुंच जाएगा। काउ सेक्रीफाइस ऑल्सो था। भाई साहब, कई सारे ब्राह्मण जो थे ना वो बीफ खाते थे उस समय में, ठीक है, तो ये देखने को मिला था, तो फोर्थ भी स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड छोड़ दो, तो ये तीनों गलत हो गया, 1 3 4 टी हो जाएगा। आगे बढ़ो। और ये आखिरी सवाल है, कर लो। आखिरी में 2 है बस। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऋग्वेदा। बताइए। देखो, इट मेंशंस द आर्यन एज अ कल्चरल कम्युनिटी, बिल्कुल सही बात। मैनी कॉमनैलिटीज विद अवस्था, जैन अवस्था जो है ना अफगानिस्तान, जोरास्ट्रियंस की किताब, उससे कॉमन है, बिल्कुल सही बात। सरस्वती नदी तरना कहा गया, अभी मैंने पढ़ा भी था। 10 यूज को कैटल डेयरी प्रोडक्ट के लिए रखने की बात की, तो बिल्कुल सही बात है। चारों सही है, इसका आंसर डी होगा। और अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, विच सर्पेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ रोप फॉर चर्निंग दी, वो जो किसने दिया था? वासुकी ने दिया था ये चीज, समझ में आ रहा है? एक पत्थर, एक पर्वत था, उस पर रोप देकर उसको घुमाना था, तो वो जो है वासुकी ने दिया था। नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये सवाल है। समझ में आ गया? अब जरा बताओ कि फाइनली किसके कितने चॉकलेट हुए? गिना जी तुम लोग। गिना। हाँ, चॉकलेट एंड आइसक्रीम दोनों। मैक्सिमम किसके कितने चॉकलेट हुए? राहुल कुमार सिंह के 27 चॉकलेट्स। चीटिंग मत करना तुम लोग।
बोलो श्वेता, अपना बताओ। राहुल मिश्रा, तुम भी बताओ अपना। सम्राट, तुम भी बताओ। ठीक है, तुम लोग रखे रहो। सारा का सारा जो है ना तुम लोग के वर्चुअल अकाउंट में जा रहा है, जितना भी चॉकलेट है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें, बाहर घूमे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, थैंक यू।